नमस्कार दोस्तों। 29 जून आज की तारीख, दिन है मंगलवार, टर्म होता है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। आज का टॉपिक है लोक सेवाएं भारत में। उन पर प्रश्न को डिस्कस करना है, उन पर प्रश्नों को देखना है। पहला प्रश्न हम लेंगे, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसी गलतियां स्टूडेंट से हो जाती हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है। और लाइन लेंथ अगर सही नहीं होती है, ट्रैक सही नहीं होता है, तो यात्रा में कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए आप बॉम्बे चले जाइए और बॉम्बे से एक ट्रेन पकड़िए, फ्लाइट पकड़िए, गोरखपुर आ जाइए, या फिर जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां से आप गोरखपुर आ जाइए, या सीधा सबसे छोटा रास्ता चुनिए और सीधे गोरखपुर पहुंच जाइए। आप क्या पसंद करेंगे? कम मेहनत करके ज्यादा परिणाम आप पाए, ऐसी ही कोशिशें, ऐसे ही प्रयास किए जाते हैं अपने कार्यक्रमों में। कई बार लोग ऐसा कुछ पढ़ते रहते हैं कि वो अपने लक्ष्य से और जो उनको पढ़ना है उससे इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता रह जाता है कि वो चले कहाँ से थे, वो चले कहाँ गए और जाना कहाँ था। लाइन लेंथ सही रहेगी, ट्रैक सही रहेगा तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, भारतीय डाक सेवा किस प्रकार की सेवा है? भारतीय जो डाक सेवा है आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है भारतीय डाक। ऐसे आप रेलवे की देखते हैं तो भारतीय रेलवे, ये सब लिखा रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कैसी सेवा है, तो ये केंद्रीय सेवा आप इसमें टिक करेंगे, ना कि कोई अखिल भारतीय सेवा आप टिक करेंगे। तो ये एक केंद्रीय सेवा है, ये एक सेंट्रल सर्विसेज है ना। तो जो डॉक है, डॉक क्या है? डाक सेवा, इंडियन जो पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज एक सेंट्रल सर्विसेज है, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय सेवाएं होती क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा विभिन्न प्रकार की केंद्रीय स्तर की सेवाएं होती हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय डाक सेवा है, भारतीय कस्टम है। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय जो विदेश सेवा है, जो आईएफएस लोग बनते हैं, वो अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं आती। ये भी एक प्रश्न बनता है, आगे हो सकता है आए। और ये सारी सेवाएं, भारतीय ऑडिट अकाउंट सेवा, आयकर अधिकारी सेवा, भारतीय प्रतिरक्षा सेवा, ये जितनी भी सेवाएं हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये सब किस में आती है? ये सब केंद्रीय सेवाओं में, सेंट्रल सर्विसेज में आती है। आगे कंसेप्ट और क्लियर होगा आपका। जनगणना भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? तो जनगणना कौन कराता है? भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है या स्टेट गवर्नमेंट्स कराती है? तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि इसको स्टेट गवर्नमेंट कराती है। लेकिन ये होती कहाँ है? स्टेट, ओ सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, लेकिन ये होती कहाँ है? स्टेट, स्टेट वाइज होती है, स्टेट वाइज आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो केवल आप इसको कैसे कहेंगे? आप ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको समवर्ती सूची कर दें आप, ऐसा। ये होती तो स्टेट वाइज है, लेकिन ये संघ सूची, यूनियन लिस्ट का मामला है, संघ सूची का। ये जो सेवा है, ये संघ सूची की है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें वर्णित कुछ विषयों को रखा गया है, कुछ विषय उसमें वर्णित किए गए हैं, जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उन्हीं को संघ सूची के विषय कहते हैं। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। अपडेट देख लीजिएगा, ऐसा कुछ चेंज तो नहीं हुआ होगा तो ग्रुप में बताइएगा। संघ सूची के जो विषय है उसमें सेना है, रक्षा है, विदेश मामले है, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, करेंसी, ये सब उसमें आते हैं। तो यूनियन लिस्ट में ये भी आता है। एक्सट्रीमली सॉरी। अगला जो प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के समय 3 लोक सेवाएं थी, स्टेटमेंट है। और 1 जुलाई 1963 को इसमें चौथी सेवा भारतीय विदेश सेवा जोड़ी गई। लोक सेवा नहीं, चौथी सेवा जोड़ दी गई इसमें। फोर्थ सर्विस कह रहे हैं कि ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज जोड़ दी गई। पहले ये 3 थी। ये गलत है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 3 नहीं थी, पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। 3 नहीं थी, ये 2 थी। और 1 जुलाई 1963 को इसमें चौथी नहीं, तीसरी जोड़ी गई थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हुआ ये था कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, स्वतंत्रता जब भारत को प्राप्त हुई, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा इसमें शामिल की जाती थी। तीसरी सेवा के तौर पर आईएफएस, लेकिन भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विसेज को, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को 1963 में ऐड किया गया, 1 जुलाई को। ठीक है ना। और इस प्रकार 3 भारतीय सेवाएं अब हो गई। 3 जो सेवाएं हैं भारत में, वो अखिल भारतीय सेवाएं हो गई। लेकिन इसमें आईएफएस जो फॉरेन सर्विसेज वाला है, वो शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी भर्ती और प्रशिक्षण के बाद इन जो अधिकारी होते हैं विभिन्न राज्यों में काडर के तौर पर भेज दिए जाते हैं। किसी को कोई काडर मिलेगा, कोई कोई मिलेगा, लेकिन ये अखिल भारतीय स्तर की सेवा होती है, आईएएस, है ना। आईएफएस, आईएफएस, लेकिन आईएफएस कौन सा? आईएफएस जो वन सेवा और आईपीएस लिस्ट में है, ये पुलिस जो सर्विसेज है। भारत में लोक सेवाएं हैं, भारत में लोक सेवाएं हैं।
अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं, ये तीनों लोक सेवाएं। पब्लिक सर्विस पूछा जा रहा है तो पब्लिक सर्विस में तो सारी आ जाएंगी ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों की तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, इन तीनों को लोक सेवा या पब्लिक सर्विसेज के तौर पर देखा जाता है। अब नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए विधेयक पहले से पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? अगर नया कोई आपको ऑल इंडिया सर्विसेज कुछ करना है, नया इंट्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले राज्यसभा में विधेयक पेश करेंगे, क्योंकि ये राइट किसका है? राज्यसभा का है। राज्यसभा जब अनुमति दे देगी उसके बाद में, है ना, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में राज्यसभा ही निर्णय लेगी। भारत की संसद करेगी स्थापना, लेकिन पहले विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, उसके बाद लोकसभा में। तो संसद में तो दोनों चीजें आ गई, लेकिन राज्यसभा में पहले होगा। अगला जो प्रश्न है, किसे भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, पूरा पैन इंडिया सर्विसेज कह सकते हैं आप, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का नाम रखा जाता है। तो इसका पिता, फादर, इसको किसको कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और अखिल भारतीय सेवाओं का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया था जब इसको रखा जाना था। अगला जो प्रश्न है, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, उस समय फेडरल पब्लिक सर्विसेज हुआ करता था, है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस। तो इसका नाम फिर चेंज किया गया और इसका नाम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम कर दिया गया, 1947 में स्वतंत्रता के बाद ऐसा किया गया था। अगला जो प्रश्न है, जिन सेवाओं में नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था उन्हें अखिल भारतीय सेवा कहा जाता था। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे थे तब की बात हो रही है, अखिल भारतीय सेवा तब कहा जाता था इसको। ये गलत है। और जिन सेवाओं में नियुक्ति भारतीय मंत्री करता था उसे केंद्रीय सेवा कहा जाता था। ये भी गलत है। यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है। जिन सेवाओं में नियुक्ति गवर्नर करता था, गवर्नर जनरल करता था, उसे केंद्रीय सेवा कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? सेंट्रल सर्विसेज। जिसमें अपॉइंटमेंट करता था गवर्नर जनरल, उसको सेंट्रल सर्विसेज कहते थे। और जिसमें इंडियन मिनिस्टर करते थे उनको क्या कहा जाता था? ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता था। तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है। डी ऑप्शन, दोनों के दोनों गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ था। भारत में किस अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? 9वां प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1935 का जो अधिनियम था, एक्ट ऑफ 1935, उसी अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय लोक सेवा की स्थापना की गई थी। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय हुआ करता था, संघीय लोक सेवा आयोग हुआ करता था। बाद में इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का सपना है आईएएस आईपीएस बनना, और बन भी जाएंगे। आपने ठान लिया है तो आप मान भी लीजिए कि आप बन जाएंगे। और अगर आप ठानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं कि आप बन सकते हैं या बन रहे हैं, तो आप बन भी नहीं सकते, क्योंकि मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। आप मन से हार गए तो कोई नहीं जिता सकता, और मन से जीत गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगला जो प्रश्न है, ली आयोग की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये भी प्रश्न अलग से बनता है, तो ये क्या सही है? 1935 में की गई थी। ली आयोग की सिफारिश पर स्थापना तो की गई थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 1935 में नहीं की गई थी। कब की गई थी अभी बताऊंगा, तब तक आप सोचिए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष सर रोज बारकर को बनाया गया था। रोज बारकर जो थे, इनको फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, ये कहा जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी सही है। ये किया गया था 1926 में। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी, है ना। 1924 में ली आयोग का गठन किया गया था और 26 में स्थापना की गई थी। एक प्रश्न और आ रहा है और इसका क्लियर हो जाएगा। किस आयोग ने भारत में एक लोक सेवा आयोग बनने का सुझाव दिया था, बनाने का, कि वो बनाया जाए? विच कमीशन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? तो ये ली आयोग था। 1924 में इसका गठन किया गया था और फिर 26 में इसने रिपोर्ट सौंपी। 24 में गठित किया गया और 26 में फिर इसके अनुसार बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 1917 ईस्वी में इस्लिंगटन आयोग बनाया गया 1917 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में भी सिविल सेवा के बारे में सिफारिश की गई थी। क्या ये दोनों बातें सही हैं? ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। 1917 में जो इस्लिंगटन आयोग बनाया गया था, जिसने प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 श्रेणियां बनाने की सिफारिश की थी, और फिर 1919 का जो
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसके अंतर्गत भी इन सेवाओं के बारे में बात की गई थी। तो दोनों दोनों ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। और ये जो आयोग था इसने जो सेवाएं हैं उनकी 3 कैटेगरी निर्धारित की थी और सिफारिशें की इसमें, और कुल 9 अखिल भारतीय सेवाओं पर इसमें चर्चा की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। कितनी संख्या थी ये याद करना कोई जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विसेज की कितनी संख्या रखी गई थी। अगला जो प्रश्न है, 1855 से 1930 ईस्वी तक सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में ही किया जाता रहा। 1930 तक, ये ध्यान देना है आपको, 1930 तक किया जाता रहा। ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्या सही है मैं अभी बता रहा हूँ, तब तक आप अपना उत्तर दें। 1907 ईस्वी में भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की गई। 1907 की बात है। 1907 में और क्या हुआ था? 1907 में और कुछ याद करिए। 1905 में, 1905, 1906, 1907 ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ऐसे सोचा करिए, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। तो 1907 ईस्वी में भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की गई थी, क्या ये बात सही है? ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 1855 से तो ठीक है, 1855 से शुरू हुआ, लेकिन 1921 तक केवल इंग्लैंड में किया गया और 22 में फिर क्या हुआ था, यहाँ पर आयोजन किया जाने लगा था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और पहला इसका गलत हो जाएगा। 1892 ईस्वी में इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड इंडियन वेटरनरी सर्विस, 1897 में भारतीय चिकित्सा सेवा और 1905 में इंपीरियल पुलिस सेवा, 6 में भारतीय शिक्षा और 7 में भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की गई थी। इधर भी इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वैधानिक सिविल सेवा की योजना किस गवर्नर जनरल ने प्रस्तुत की थी, है ना? किसने ये प्लान बनाया था स्टैट्यूटरी सिविल सेवा की योजना का? किसने ये प्लान प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये था लिटन का प्लान। जो लिटन था, लिटन थोड़ा सा गड़बड़ वैसे माना जाता है, लेकिन वैधानिक सिविल सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो जो है इसी ने प्लान इसका प्रस्तुत किया था। 1870 ईस्वी में सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया और 1878 से 1879 के बीच में लिटन था, उसने वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की, एक प्लान बनाया स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी लगातार इसके बारे में मांग करती रही थी, तो ये प्लान बाद में मंजूर किया गया। सिविल सेवा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके का बहुत बढ़िया प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना ही होगा। तो गुरु जी के ये बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस में, उस समय इंडियन जो सिविल सेवा थी आईसीएस, उसमें सफलता प्राप्त की थी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जैसे ही 1861 में अधिनियम बना और यहाँ पर अवसर दिया गया, ये सब पढ़े लिखे बहुत जुझारू व्यक्ति की प्रकार के व्यक्ति थे और तुरंत सफल हो गए। आप भी इतना पढ़िए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप मार दीजिए अपने कॉन्फिडेंस वाला हाथ दीवार पे, तो मोटी दीवार टूट जाए कि हाँ इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। 1854 में बर्क की अध्यक्षता में कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया। कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया। पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? दूसरा, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 16 जुलाई 1855 को भारत में आयोजित की गई। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आप चेक करिए। ये जो 1854 में बात हो रही है, 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन हुआ था, न कि बर्क में। तो पहला ये गलत हो गया। दूसरा है कि पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 16 जुलाई 1855 को हुई, तो ये भी गलत है क्योंकि 16 जुलाई 1855 को हुई तो, लेकिन भारत में यहाँ पे दिया, भारत में नहीं लंदन में आयोजित हुई थी, तो दूसरा भी गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां पकड़ने का प्रयास करिए, इसीलिए गलत करा के भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बाकी व्याख्या पढ़ा करिए और उसको याद किया करिए। 18 से 23 वर्ष के बीच ही उस समय आयु था, जो एज रखी गई थी वो 18 से 23 के बीच में। अब तो बड़ा सरल हो गया है, पहले ये थोड़ा टफ हुआ करता था और इसकी कोशिश यही रहती थी कि भारतीय इसमें ना शामिल हो पाए। अगला जो प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि सभी लोक सेवकों की नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी? कौन सा चार्टर एक्ट था? तो ये 1853 का चार्टर एक्ट था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग अपना उत्तर भी दिया करिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसमें प्रावधान किया गया था कि सभी लोक सेवकों की नियुक्तियां एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा जाएगा, उस एग्जामिनेशन के माध्यम से इनको अपॉइंट किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वेलेजली ने लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज ये वेलेजली ने एस्टेब्लिश किया था। और सर्वप्रथम 1813 में कॉर्नवालिस ने यह प्रस्ताव रखा कि सिविल सेवा में योग्यता के आधार पर अधिकारियों की भर्ती की जाए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पर आप जब आएंगे
तो लॉर्ड ये ग्रैनविले था, ग्रैनविले ने ये प्रस्ताव रखा कि सिविल सेवा में योग्यता के आधार पर अधिकारियों की भर्ती की जाए। तो दूसरा गलत है, कॉर्नवालिस नहीं, ग्रैनविले था। ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये याद रखिए, ये ग्रैनविले था, और ग्रैनविले ने कहा था कि इसने प्रपोजल ये रखा, इसने कहा कि इसमें योग्यता के मेरिट के आधार पर, मेरिट के बेस पर, बेसिस ऑफ मेरिट ये किया जाना चाहिए, है ना, मौका दिया जाना चाहिए लोगों को। अगला जो प्रश्न है, भारत में लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? बहुत बेसिक प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लोक सेवा का जनक जो भारत में माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। सब लोगों को ये उत्तर पता होगा, है ना, कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के बीच में था, और पुलिस व्यवस्था का जनक भी इसी को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में लोक सेवकों की भर्ती की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लोक सेवक तो आप चाहे पीसीएस में सेलेक्ट होंगे, चाहे आईएएस बनेंगे, दोनों जगहों पे आप लोक सेवक ही कहलाएंगे, है ना, पब्लिक सर्वेंट ही होंगे। सर्वेंट होते हैं आप, सेवक होते हैं, नौकर होते हैं आप, लेकिन आप राजा वाली फीलिंग लाते हैं, क्योंकि अधिकार बहुत मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन को। जुलाई का ग्रुप बन गया है, जिन लोगों को अभी शामिल नहीं किया गया है वो कल शामिल कर दिए जाएंगे, कल तक, मतलब ग्रुप जब सेशन स्टार्ट होगा मंडे से, तो उसके पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। और जून का जो ये है, अभी जब तक पहला टेस्ट नहीं हो जाता ऐसे बना रहेगा, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो खुला भी रखा जा सकता है, नहीं तो इसको बंद कर दिया जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी आप लोग डेली का डेली तैयार करिए, इसको सहेज के रखिए ना, पीडीएफ निकाल निकाल के। जो पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है उसका मतलब केवल है कि आप रिवीजन कर सकें। बहुत लोगों की अलमारियां फुल हो रही होंगी, अलमारियां फुल होती रहेंगी, उसकी वो शोभा बढ़ाता रहेगा। आपकी शोभा कैसे बढ़ेगी ये सोचिए, आपकी सफलता आपको कैसे मिलेगी ये सोचिए। बंगाल मॉनिटर निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? बंगाल मॉनिटर के बारे में बड़ी दिलचस्प ये कहानी है। ये मॉनिटर तो इसका नाम है, क्लास का कोई मॉनिटर नहीं है, बड़े आकार की छिपकली प्रजाति का एक ये गो, आप जानते हैं गो जो होता है, गांव में गो कहते हैं, बड़े आकार की छिपकली प्रजाति का भूमि पर रहने वाला एक गो आपने देखा होगा। जैसे आप गो को एक और कुछ कहते हैं, ये प्राय मांसाहारी और गैर विषैले होते हैं, लेकिन देखने में बड़ा खतरनाक आपको लगेगा ये, है ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी ये अनुसूची जो फर्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, उसके तहत इनको संरक्षित किया गया है, किंतु इनके मांस, रक्त और तेल के लगातार शिकार के कारण, मतलब उसके कारण इनका शिकार किया जा रहा है, और इनकी जो ये शिकार करने के कारण जो इनकी हंटिंग की जा रही है, इसके कारण से इनकी संख्या क्या है, घटती चली जा रही है। और साथ में आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो आप देखेंगे तो उसमें लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में इनको रखा गया है, आईयूसीएन की श्रेणी में, सूची में। तो ये लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी इन पर प्रश्न बन सकता है। इनका लगातार इनकी तस्करी होती रहती है, चाइना इसको मंगाया करता है, खरीदता है बड़े पैमाने पर। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ड्रैगन मैन या होमो लोंगी नामक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया है? कौन सा देश है जहाँ के शोधकर्ताओं ने ये सब कर डाला? तो ये सब काम जो है चाइना वाले खूब कर रहे हैं आजकल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो ड्रैगन मैन, ये अभी चीन के शोधकर्ताओं द्वारा एक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया गया है, जो मनुष्यों की एक नई प्रजाति से संबंधित हो सकती है। अभी तक ऐसी प्रजाति पहले नहीं मिली थी। ड्रैगन मैन या होमोलोंगी इसका नाम दिया गया है, और ये नाम चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में मिलने के कारण होमोलोंगी रखा गया है। लॉन्गजियांग या ड्रैगन नदी से लिया गया ये नाम है, ड्रैगन मैन इसीलिए रखा गया है। और इसमें हार्बिन शहर यहाँ पर स्थित है, और ये 1,46,000 वर्ष पुरानी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि तब ऐसे मानव का अस्तित्व था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। अभी अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू और जंगली सुअरों को संक्रमित करता है, ऐसा अभी प्रमाण मिला है। कहाँ पे? दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, मिजोरम के 4 जिलों में, 4 डिस्ट्रिक्ट मिजोरम के देखेंगे तो वहां पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर एएसएफ को क्या किया गया है, वहां पर स्वाइन फीवर, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का केंद्र घोषित कर दिया गया है, इसको सेंटर घोषित किया गया है। ये 4 जिले हैं, ठीक है ना, तो इनको सेंटर बना दिया गया है ना, एपिसेंटर बना दिया गया है इनको, कि ये बहुत सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत है, घोषणा कर दी गई है। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। और ये तीनों स्टेटमेंट सही है। असत्य आपको बताना है, तो चौथा असत्य है, और असत्य क्यों है ये जानिए। जब ये रोग होता है, एएसएफ जब हो जाता है, तो इसकी 100% जो डेथ रेट है, इसमें मोर्टिलिटी रेट 100% होती है, 10% नहीं,
100%, 100% जिनको हुआ वो गए, क्योंकि इससे जो फीवर आता है उस फीवर का कोई इलाज नहीं है, कोई टीका, कोई दवाई ऐसी विकसित अभी नहीं की गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें और व्याख्या आप देख लीजिएगा, ये सारी बातें इसमें शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत 2015 में की गई, क्या ये सही है? स्मार्ट सिटी में 4 स्तंभ है, इसका उद्देश्य नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, सब सही है। अगला दिया है यह एक राज्य प्रायोजित योजना है, यही गलत है। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक ऐसे की जाती है। इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम दिया हुआ है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंटर इसको स्पॉन्सर करता है। और इसमें 4 जो स्तंभ है, सामाजिक अवसंरचना, भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना और आर्थिक अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी लोग इसमें है ना, तो उनको भी हमको ध्यान रखना चाहिए, उनकी उपेक्षा हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो लोग बड़े स्मार्ट हैं, वो पढ़ लेते हैं इधर भी, ठीक है, जानता हूँ वो लोग मुझे सुन रहे हों, तो वो समझ लें कि उन पे मैं कितना यकीन करता हूँ। अगला जो प्रश्न है, भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड ISCA 2020 की सूची में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है जिनको इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड ISCA 2020 में पहला स्थान दिया गया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश ये राज्य है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है, याद करिए। इंदौर मध्य प्रदेश का और सूरत गुजरात का इस साल समग्र विकास में संयुक्त रूप से शहरी पुरस्कार जीतने वाले ये शहर हैं। और अहमदाबाद के लिए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड ये रहा है और इसको प्रदान किया गया है, मतलब गुजरात का जो अहमदाबाद है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ के लिए पुरस्कार दिया गया है यही, और जबकि इंदौर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड भी दिया गया है। ये सब प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सबको रिवाइज करिएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया? मैं तो जब से पढ़ रहा हूं तब से ये ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है, मतलब ये बाहर निकल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान इतना परेशान नहीं होगा जितना मैं परेशान हूँ इस फैक्ट से कि ये ग्रे लिस्ट में बना रहता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, FATF जिसको बोलते हैं, उसने इनकार कर दिया है पाकिस्तान को बाहर निकालने से। 26/11 का आरोपी जो हाफिज सईद, जैसे मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर, सबको ये रखेंगे अपनी जेब में तो क्या होगा। इनकी जो कुकर्म है ये बड़े खराब है। ब्लैक लिस्ट की बात करें तो आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले जो देश हैं उनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इनको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज आर टेररिस्ट या NCTS को ब्लैक लिस्ट में, मतलब इस तरीके से इनको रखा जाता है। और फत्व जो है, फत्व द्वारा नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट में संशोधन भी किया जाता है, नई प्रविष्टियां भी इसमें शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो ब्लैक लिस्ट है वो घोषित कौन करता है। तो ब्लैक लिस्ट की जो घोषणा है वो फत्व करती है और ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। अगर ये पाया गया कि नहीं अब ये इन गतिविधियों से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान बाहर होगा ही नहीं। ग्रे लिस्ट जो है, जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है, उन्हें फत्व द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है ना। तो ये इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, ये ग्रे लिस्ट में ही, ग्रे लिस्ट से बाहर करने से इनकार कर दिया। अगला जो प्रश्न है इसको सही से पढ़ के समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में KK वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है, दूसरा स्टेटमेंट, ये सही है, पहला ध्यान रखिएगा, अभी मैंने नहीं कहा है सही है, आप उत्तर दीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। और अंतिम है, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है, आर्टिकल जो है 76 उसमें। KK वेणुगोपाल है, ये बिल्कुल सही है, KK वेणुगोपाल है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति सरकार की सलाह पर सही है, 5 वर्ष नहीं, क्योंकि ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई समय रखा ही नहीं गया है, कोई समय नहीं रखा गया है। और भी वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, कार्यालय की अवधि संविधान द्वारा इनके तय नहीं की गई है, हटाया जाता है इनको वही प्रक्रिया से, कोई संविधान में ऐसा बनाया नहीं गया प्रक्रिया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है ना, राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। वही प्रक्रिया जो रखने की है, राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन संविधान में कुछ नहीं रख, प्रावधान कोई ऐसा किया नहीं गया है और कोई समय भी इनकी नहीं, नियुक्ति नहीं की, मतलब कितने समय के लिए नियुक्ति होगी। और इसके लिए जो शर्तें हैं वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का इसके पास अनुभव हो।
और 10 वर्ष का वकालत का या फिर अनुभव हो, या फिर या लगा हुआ है, या राष्ट्रपति के मत अनुसार वो मान ले कि ये जो व्यक्ति है ये न्यायिक मामलों का जानकार है ना, जुडिशियल मैटर का ये जानकार हो तब भी हो सकता है। और न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह की जाती है। आर्टिकल 76 याद रखिएगा। अभी ये 15वें महान्यायवादी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था के वेणुगोपाल को, और रोहतगी के बाद में ये आए थे, है ना, मुकुल रोहतगी का स्थान इन्होंने लिया था। और उनके बाद में इनका भी कार्यकाल दूसरी बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, और ये दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे कुछ। लघु बचत प्रपत्रों में शामिल किया जाता है डाक जमा, बचत प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, इन सबको शामिल किया जाता है लघु बचत प्रपत्रों में। यहाँ बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 2020 में विभिन्न उपकरणों प्रपत्र पर छोटी बचत दरों में 0.5% और 1.4% के बीच में कमी की गई थी। बाद में आपने देखा था कि उसमें फैसला गवर्नमेंट ने वापस भी लिया था, तो ये चर्चा में है। और लघु बचत प्रपत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, डाक जमा, बचत प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। तो ये इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, भिन्न भिन्न परिपक्वता की समयावधि जमा और मासिक आय योजना, ये सब शामिल है इसमें। राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र ये आते हैं बचत प्रमाण पत्र में। जो केवीपी है और एनएससी है ये बचत प्रमाण पत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें सुकन्या समृद्धि, लोक भविष्य निधि पीपीएफ जो होता है, और जो ये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, ये सब इसमें आती है सामाजिक सुरक्षा योजना में। ठीक है, तो ये इसके अंदर से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसेर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए? एक नया ये प्रश्न है। अब दोनों में से कोई पूछ लिया जाएगा आपको, एक तो वहां पर अभी आपने देखा था ड्रैगन वाला, और एक दूसरा ये, तो इसके अवशेष आपको इजराइल में मिले। कहाँ पे? इजराइल में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पुरातत्वविदों ने एक अंतरराष्ट्रीय समूह जो था उनका, तो इजराइल के रामला शहर, रामला पड़ता है ना, रामल्ला इसको बोलते हैं, तो उसके पास नई मानव प्रजातियों के अवशेषों की खोज की है। और उसमें इन प्रागैतिहासिक अवशेषों का मिलान होमोजीनस से भी किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं किया जा सकता है। होमोजीनस की किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं किया जा सकता, यानी कि जितनी भी प्रजातियां हम जानते हैं उनसे नहीं हो सकता। आधुनिक मानव होमो सेपियंस इसी में शामिल है। किसमें? होमोजीनस में। और नेसेर रामला होमो जो है ये लगभग 4,20,000 से 1,20,000 वर्ष पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। और अगला प्रश्न है जो अंतिम है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को वैक्सीन कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? इतने प्रश्न कोविड में बन गए कि एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये है जापान। जापान के भारत के रिश्ते जो अच्छे हैं, इस कारण से सब सहायता मिलती रहती है। तो $10 मिलियन की सहायता जापान करने जा रहा है, और इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी शामिल है। ये सारी चीजें इसमें होंगी। लास्ट 1 माइल सपोर्ट भी इसमें होगा। कोल्ड स्टोर सुविधाओं को लास्ट 1 माइल सपोर्ट के रूप में बनाया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, बाकी आप पढ़िएगा। तो जुलाई का बैच जो बन रहा है उसमें जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया वो परेशान नहीं होंगे, उनको ग्रुप में शामिल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।